हाय एवरीवन, नोड.जेएस की इस सीरीज में नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो और यहाँ पे आप देखते हो तो मैंने ऑलमोस्ट 20 से 30 वीडियो केवल नेटवर्किंग पे बनाए हुए हैं, राइट। मैंने नेटवर्किंग के फाउंडेशन से लेकर और बिल्कुल यहाँ पे चैट रूम एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रोसेस तक बताया हुआ है। लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा खास होने वाला है और ये आज का वीडियो नेटवर्किंग का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करूंगा यूडीपी के बारे में, राइट। हमने बहुत सारे वीडियो में एक ही प्रोटोकॉल के बारे में मोस्टली बात किया हुआ है, उसका नाम है टीसीपी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में टीसीपी ही यूज़ कर रहे होते हो जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे वीडियो टीसीपी के ऊपर ही बनाए हुए हैं और टीसीपी के ऊपर ही मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेसेस और पूरा का पूरा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। तो अगर मैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी दो बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। तो टीसीपी पे हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे लेक्चर देखे, समझाने की कोशिश की कि टीसीपी है क्या, इसके ऊपर कैसे कैसे एप्लीकेशंस बनते हैं, और मैंने होस्ट करके डिप्लॉय करके भी आपको दिखाने की कोशिश किया। लेकिन आज का ये वीडियो यूडीपी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीसीपी और यूडीपी ये दोनों प्रोटोकॉल में जो फाउंडेशनल डिफरेंस है वो क्या है और कहाँ पे हम टीसीपी यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूडीपी यूज़ करते हैं, और इन दोनों प्रोटोकॉल का इंटरनल वर्किंग क्या है उसको हम समझेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि डीग्राम जो हमारा एक पैकेज है नोड.जेएस में, उसके थ्रू हम कैसे एक यूडीपी रिसीवर बना सकते हैं, एक यूडीपी सेंडर बना सकते हैं और यूडीपी के ऊपर हम पूरा का पूरा डेटा को सेंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं यूडीपी को, राइट। तो अगर मैं टीसीपी और यूडीपी की मेन फाउंडेशनल डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ जो मेन डिफरेंस आता है वो है रिलायबिलिटी और कनेक्शंस का, राइट। कई बार हमें एक रिलायबल कम्युनिकेशंस करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच, राइट। अगर हम रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है और लॉस होने के कारण उसके जो मतलब डेटा का जो एक्चुअल मीनिंग है वो लूज़ हो जाता है, राइट। तो इन प्रॉब्लम को जो रिलायबल कम्युनिकेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो सॉल्व करता है टीसीपी, राइट। और रिलायबल कनेक्शंस बनाने के पीछे मेरा सेंस ये है यहाँ पे कि जब भी डेटा लॉस होता है क्लाइंट से सर्वर यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के भेजने के दौरान, तो उस डेटा को यहाँ पे रीट्रांसमिट करता है क्लाइंट, राइट, या फिर ऐसा कह सकते हो कि सर्वर। इस रीट्रांसमिशन के कारण, इस रीट्रांसमिशन प्रोसेस के कारण पहला चीज़ होता है जो कि है हमारा रिलायबल कनेक्शन, या कह सकते हो आप रिलायबल डेटा शेयरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेबसाइट विजिट करते हो यानी एक वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हो google.com, और google.com जो साइट बना हुआ है, हम जानते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बहुत सारे इमेजेस और कई सारी चीज़ें, कई सारे और फाइल्स मिलके एक पूरा का पूरा साइट बनता है। तो अगर कनेक्शंस रिलायबल नहीं होंगे तो होगा क्या कि जो सर्वर डेटा भेजेगा क्लाइंट को, यानी जो सर्वर डेटा सेंड करेगा ब्राउज़र को, अगर वो पूरा डेटा सेंड नहीं कर पाया या फिर अगर यहाँ पे एक रिलायबल कनेक्शंस नहीं बना, एक एक्नॉलेज का मैकेनिज़्म नहीं बना कि जो डेटा आया है उसका ऑर्डर डिफरेंट है, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ डेटा आया, कुछ डेटा लॉस हो गया, कुछ डेटा बाद में आया, तो इस तरीके के अगर डेटा हम ब्राउज़र पे रिसीव करते हैं, या फिर आप ऐसा सिंपली समझो कि जावास्क्रिप्ट ऐसे रिसीव करते हैं, तो कई सारे जो सिंटेक्स है वो लॉस हो जाएंगे और कई सारी चीज़ें तो लॉस हो जाने के कारण ब्राउज़र एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा पूरा पूरा जावास्क्रिप्ट के। वैसे ही इमेजेस का डेटा अगर लॉस हो जाता है तो कई बार ब्राउज़र उस इमेज को ओपन ही नहीं कर पाएगा। CSS लॉस होता है तो आपको साइट बिल्कुल अजीब तरीक़ों के देखने को मिलेंगे, जहाँ पे कुछ कंपोनेंट अच्छे दिखेंगे, कुछ जो बटन्स हैं वो अजीब से ही दिखेंगे, बिल्कुल अनस्टाइल्ड दिखेंगे। तो इन तरीके के प्रॉब्लम्स जहाँ पे हमें रिलायबिलिटी इम्पॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हमें एक रिलायबल कनेक्शंस चाहिए, हम यूज़ करते हैं टीसीपी, राइट। तो टीसीपी एक बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो भी एप्लीकेशंस पे काम करते हो, वो वेब से रिलेटेड हो या टू सर्वर कम्युनिकेशंस की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पे हमें टीसीपी ही यूज़ होता है। वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है
टीसीपी जितना रिलायबल कनेक्शंस हमें प्रोवाइड करता है, जिस तरीके का रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसका एक अपना कॉस्ट है। और ये रिलायबिलिटी प्रोवाइड करने के कारण ही टीसीपी स्लो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझो कि टीसीपी को हमेशा अपने डेटा को ऑर्डर में भेजना होता है। उसके साथ साथ न केवल ऑर्डर में भेजना होता है, अगर कोई पैकेट लॉस होता है नेटवर्किंग में और कोई पैकेट रीच नहीं कर पाता सर्वर पे, या किसी का ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है, तो सारे जो पैकेट्स है उसको रीट्रांसमिट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लाइंट रीट्रांसमिट नहीं करेगा उस पैकेट को, तो होगा क्या कि कुछ डेटा हमारे पास पहुँचेंगे, कुछ डेटा नहीं पहुँचेंगे। और ये रीट्रांसमिशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। पहले तो ये कनेक्शंस बनाएगा, एक रिलायबल कनेक्शंस क्रिएट करता है। उसके साथ साथ अगर डेटा लॉस होता है, डेटा मतलब करप्ट होता है या लॉस होता है, किसी तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑर्डर्स में नहीं जाते, तो उसके कारण टीसीपी जो कनेक्शंस हैं, क्योंकि ये रिलायबल कनेक्शंस बनाता है, तो रीट्रांसमिट करता है डेटा, बहुत बार रीट्रांसमिट करता है। उसके साथ साथ सर्वर को हमेशा एक्नॉलेज करना होता है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट ने कुछ डेटा सेंड किया, राइट। अब क्लाइंट ने सेंड किया वो डेटा, तो सर्वर उसको एक्नॉलेज करेगा कि ये डेटा मेरे पास रिसीव हो चुका है। उसके साथ साथ आप नए डेटा को सेंड करो, राइट। जो डेटा एक्नॉलेज नहीं करता सर्वर, वो डेटा को क्लाइंट दोबारा सेंड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉस्टली प्रोसेस है, और कई बार इस कॉस्टली प्रोसेस की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे आता है यूडीपी प्रोटोकॉल। तो अगर यूडीपी प्रोटोकॉल को समझना है, तो ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, जहाँ पे कोई भी कनेक्शंस नहीं बनते, कोई भी हैंडशेक नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस सिंपली क्लाइंट अपने डेटा को सेंड कर देता है सर्वर पे, राइट। यहाँ पे वो डेटा पहुँचा, सर्वर के पास नहीं पहुँचा, इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई गारंटी नहीं होती, राइट। इसीलिए ये प्रोटोकॉल बहुत फेमस नहीं है जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन पे काम करोगे तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेटा की रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमेशा नहीं। अगर मैं बात करूँ किस किस केसेस में डेटा की रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो मैं अगर सिंपल एग्जांपल कुछ लूँ, तो आप जैसे आप वीडियो कॉल करते हो, आप ऑडियो कॉल करते हो, आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, तो आप कई बार देखते होंगे कि जो आप बात करते हो वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, किसी भी कॉल पे, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या नेटवर्क कम होते हैं, तो कई बार आपकी आवाज़ कट जाते हैं, और जो आवाज़ कटते हैं वो लॉस हो जाते हैं पूरी तरीके से। दोबारा आपको इनिशिएट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि अच्छा आपने क्या बोला इस बारे में, राइट। तो यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल भले ही कई बार डेटा लॉस कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक फीचर भी प्रोवाइड करता है, वो है फास्ट कम्युनिकेशन का, राइट। यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही क्विकली कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। क्योंकि सेंडर लगातार डेटा को सेंड करते जा रहा है, उसके साथ साथ रिसीवर भी रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। रिसीवर को भी अगर भेजना है तो सिंपली वो डेटा को भेज देता है नेटवर्क पे, राइट। यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट और कोई भी रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है पैकेट को, राइट। इसीलिए यूडीपी प्रोटोकॉल भी बहुत जगह पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो डीएनएस क्वेरी में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास रिलायबल कनेक्शंस हो, रिलायबल कम्युनिकेशंस हो। तो डीएनएस क्वेरी एक बहुत ही क्विकली हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। तो डीएनएस में दरअसल होता कुछ नहीं है कि एक डोमेन और आईपी की मैपिंग होती है, जिसके कारण होता क्या है कि हम बहुत ही क्विकली चीज़ों को, आईपी एड्रेसेस को सेंड कर देते हैं ब्राउज़र पे, राइट। तो इस तरीके के जो कुछ बेसिक कम्युनिकेशंस हुए, या फिर कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस हुए जहाँ पे हमें स्पीड की इंपॉर्टेंट है, डेटा की रिलायबिलिटी की इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन केसेस में हम यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, राइट। तो ये तो हुआ टीसीपी और यूडीपी के बारे में जो मैंने आपको डिस्कशन किया। अब कुछ चीज़ें और जान लेते हैं एम प्रोटोकॉल के बारे में, राइट। तो दरअसल अब टीसीपी और यूडीपी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके साथ साथ मैं अब आपको ब्लॉग पे ले चलूँगा, जहाँ पे बहुत ही डिटेल में ब्लॉग लिखा हुआ है, जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा समझाऊँगा, और फिर हम एक बेसिकली प्रोग्राम बना के देखेंगे, एक एप्लीकेशन बना के देखेंगे छोटा सा, जहाँ पे हम यूडीपी का एक रिसीवर बनाएंगे और एक सेंडर बनाएंगे, और उनके बीच में जो हम डेटा को ट्रांसमिट करके देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो टीसीपी है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, जैसा कि मैंने बताया। और जो
टीसीपी होता है वो रिलायबल होता है, राइट, क्योंकि वो बार बार पैकेट को रिट्रांसमिट करता है। वहीं यूडीपी रिलायबल नहीं होता है, राइट। उसके बाद रीअरेंज करता है पैकेट को। तो अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं है पैकेट का, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 10 तक पैकेट्स है जिसमें डेटा है और 5 गया नहीं और 6 या 7 पैकेट गया, तो उसके बाद यहाँ पे जो रिसीवर एंड है वो सारे पैकेट को रिसीव करेगा। उसके बाद उसको अरेंज करेगा एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्लाइंट ने भेजा है, और फिर वो उसको कंज्यूम करेगा और उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि रिलायबल है, रिलायबल नहीं है, राइट। टीसीपी हम बाइट को स्ट्रीम करते हैं क्योंकि ये कनेक्शंस बना हुआ है, तो कंसिस्टेंट उस कनेक्शन से हम सीधा का सीधा डेटा को भेजते रहेंगे। डेटा का फ्लो हम मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन यूडीपी में हम इंडिविजुअली पैकेट को कंज्यूम करते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे एरर चेकिंग, रिकवरी का एक मैकेनिज़्म है, राइट। यहाँ पे एक सिंपल एरर चेकिंग है लेकिन रिकवरी का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। एक्नॉलेज करता है टीसीपी, तो जैसे ही आप क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजते हो तो सर्वर उसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई ये पैकेट, ये नंबर का पैकेट हमारे पास पहुँच गया, राइट। यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, डायरेक्टली बस क्लाइंट डेटा को भेज देता है। पहुँचे डेटा नहीं पहुँचे उससे उस क्लाइंट को कोई भी मतलब नहीं होता, राइट। तो ये तो कुछ डिफरेंस हुए टीसीपी और यूडीपी के बीच में। अब हम चलते हैं एक ब्लॉग पोस्ट पे। एक बहुत ही सुंदर ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है, अधिरूप आचार्य कोई बंदा है और इसने बहुत ही सुंदर ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन यहाँ पे जो फंडामेंटल जो काम कैसे करता है एक्चुअली में, उस चीज़ों को समझाया हुआ है, राइट। तो इस ब्लॉग को मैं थोड़ा थोड़ा आपको मतलब अभी मैं गो थ्रू करके बेसिकली एक ओवरव्यू, एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो पहला तो यहाँ पे जो यूडीपी और टीसीपी दोनों एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है ये। उसके बाद यहाँ पे इसने बहुत अच्छी चीज़ें OSI मॉडल को पूरा समझाया हुआ है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसने समझाया हुआ है टीसीपी को। तो टीसीपी जैसा कि बहुत ही सही तरीके से ये कनेक्शंस ओरिएंटेड होता है, तो पहले यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, राइट। 2 डिवाइसेस के बीच में यहाँ पे स्टैब्लिश होगा पूरी तरीके से, और देन डेटा को हम सेंड करेंगे। यहाँ पे जो टीसीपी के हेडर्स होते हैं वो भी ज़्यादा बड़े होते हैं यूडीपी के से, राइट। तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट 16 बिट का होता है, राइट। उसके बाद हम सीक्वेंस नंबर रखने के लिए 32 बिट मेमोरी रखते हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर रखने के लिए हम 32 बिट यूज़ करते हैं, राइट। कंट्रोल फ्लैग के लिए, चेकसम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी इन सारे बाइट्स को मिला के पूरा का पूरा एक पैकेट बनता है, एक फ्रेम बनता है, राइट। उसके साथ साथ हम डेटा वगैरह को रखते हैं। तो इतने सारे बाइट्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर मैं सिंपली बात कहूँ तो एक बार जो हम पैकेट सेंड करते हैं उसमें, राइट। उसके बाद यहाँ पे वही इसने समझाया हुआ है कि पहले सिंक्रोनाइज होता है, देन एक सिंक्रोनाइज एक्नॉलेज होता है, और देन जो कनेक्शन है, जो क्लाइंट है या जो सर्वर है, वो डेटा को यहाँ पे क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू क्लाइंट भेजता है। डेटा सेगमेंटेशन का एक बहुत ही अच्छा फीचर है टीसीपी में, जहाँ पे हम डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में, पैकेट में ब्रेक करते हैं, राइट। और उन सेगमेंट को हम ट्रांसमिट करते हैं। रिलायबल डिलीवरी की एक फीचर प्रोवाइड करता है टीसीपी, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हम डेटा भेजेंगे तो बीच में अगर डेटा वो लॉस हो जाता है, किसी कारण से पहुँचता नहीं है सर्वर के पास, तो रीट्रांसमिट करते हैं हम डेटा को, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे कनेक्शन टर्मिनेट भी होता है। तो जब पूरा का पूरा जो डेटा है वो सेंड हो जाता है सर्वर टू क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर के बीच में, तो यहाँ पे कनेक्शन एंड का भी एक प्रोसीजर है टीसीपी में, जहाँ पे हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशंस हैं उसे हम क्लोज करते हैं, राइट। तो अगर आपने मेरा चैट रूम का वीडियो या फिर आप एक फाइल अपलोडर का मैंने वीडियो बनाया हुआ है ये देखा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि जो ये कनेक्शन क्लोज करने का मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है। क्योंकि Node.js इस कनेक्शन क्लोज करने के बिहाफ पे आपको कुछ इवेंट ट्रांसमिट कर रहा होता है, राइट।
तो वो यही प्रोसीजर है। यहाँ पे जो टीसीपी कनेक्शंस क्लोज होते हैं उनके बिहाफ पे अलग अलग इवेंट हमें भी मिल रहे होते हैं, राइट। एंड इवेंट जैसे हमारा जो मिल रहा होता है। उसके बाद ये और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वहीं पे ये यूडीपी के बारे में भी बहुत सारे कनेक्शन लेस कम्युनिकेशंस होता है, फास्ट एंड लाइट वेट है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अनरिलायबल डिलीवरी है क्योंकि कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, कोई भी रिट्रांसमिशन नहीं होता डेटा का, राइट, जिसके कारण डेटा लॉस भी हो सकता है, तो ये अनरिलायबल डिलीवरी होता है। डेटाग्राम साइज़ लिमिट होता है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो डेटाग्राम का साइज़ होता है, यानी मैक्सिमम एक पैकेट में आप जो डेटा भेज सकते हो वो फिक्स साइज़ का डेटा भेज सकते हो, राइट। तो यूडीपी प्रोटोकॉल जो सूटेबल है वो रियल टाइम कम्युनिकेशंस के लिए, डीएनएस लुकअप, जैसा कि आप जानते हो, वॉइस ओवर आईपी जो हम बात करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इन सारे जो मतलब एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे हम यूडीपी यूज़ करते हैं। और अगर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो एक नया प्रोटोकॉल भी बना हुआ है जिसका नाम है क्विक। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग वगैरह में हम क्विक को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी पे भी फोकस नहीं करते, और उसके साथ साथ एक जो कम्युनिकेशंस है उसका आप ऐसा समझो कि एक मतलब डिलीवरी, आप ऐसा समझो कि बहुत ज़्यादा हम ओवरहेड नहीं लेते रिलायबिलिटी का, लेकिन बेसिक रिलायबिलिटी के साथ हम क्विक एक प्रोटोकॉल है जिसको गूगल ने बनाया है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन क्विक जो है वो यूडीपी के ऊपर ही बना हुआ है, टीसीपी के ऊपर नहीं बना हुआ, क्योंकि टीसीपी हम जानते हैं कि बहुत ही रिलायबल कम्युनिकेशंस कराता है। तो क्विक जो प्रोटोकॉल है वो यूडीपी के ऊपर ही बना हुआ है, राइट। उसके साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोर्स पोर्ट के लिए 16 बिट रिजर्व होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट के लिए 16 बिट रिजर्व होता है, और यहाँ पे जो पैकेट का लेंथ है यहाँ पे, राइट, डेटा का जो हेडर का लेंथ है वो यहाँ पे 16 बिट होता है, राइट। चेकसम के लिए हम 16 बिट रखते हैं। तो ये फास्ट भी होता है, इसका जो पैकेट साइज है वो भी छोटा होता है, राइट। जिसके कारण होता क्या है कि हम इफ़िशियंटली डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो बहुत ज़्यादा अगर रिलायबिलिटी की ज़रूरत नहीं हो तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर क्विक एक प्रोटोकॉल है जो यूडीपी के ऊपर ही बना हुआ है उसको यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। उसके साथ अगर आप इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, पैकेज ट्रांसमिशन, मैसेज पैकेजिंग, सेंडर प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको यूडीपी और टीसीपी को समझना है तो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिक्वेस्ट हो रहा है, तो जो क्लाइंट है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, वैसे ही सर्वर भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कुछ रिक्वेस्ट पहुँचते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड फेल हो जाते हैं ब्रेक में, लेकिन सर्वर और क्लाइंट जो होता है यहाँ पे किसी भी तरीके के एक्नॉलेजमेंट नहीं करता, रिट्रांसमिट डेटा को नहीं करता, राइट। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आप इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। तब चलते हैं हम कोडिंग के ऊपर, जहाँ पे हम कोड करके समझने वाले हैं कि डीग्राम पैकेट के थ्रू कैसे हम यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो नोड.जेएस के अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो अगर आप dgram.html यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो nodejs.org/api/dgram.html, आपको सिंपली ये साइट खोलना है, और ये साइट खोलने के बाद एक सिंगल पेज है जहाँ पे पूरा का पूरा डीग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाया गया है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डीग्राम को रिक्वायर किया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे बेसिकली बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक रिसीवर क्रिएट कर सकते हो, सेंडर क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे एरर, मैसेज, लिसनिंग, ये सारे इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे आप इवेंट के बारे में पढ़ सकते हो कि ये इवेंट एक्चुअली में करता क्या है और कब ट्रिगर होता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट है, एरर है, लिसनिंग है, क्लोज है, राइट। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं जो नोड.जेएस जो ऑन द टॉप ऑफ यूडीपी ये पूरा का पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप इस मॉड्यूल के थ्रू अपना पूरा का पूरा एक यूडीपी एप्लीकेशन का एक सेंड और रिसीवर क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप मैसेज सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से एक फ़ाइल बनाते हैं और फटाफट से हम ये कोड लिख के और रन करके देखते हैं कि क्या हम एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं डीग्राम के थ्रू। सो आ गया हूँ अपने मैं VS कोड पे, और हम फटाफट से कोड करके देखने वाले हैं कि डीग्राम के थ्रू हम कैसे सेंड और रिसीवर बना सकते हैं, राइट। उससे पहले तो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं डीग्राम, और इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं। तो पहले तो हम बनाते हैं रिसीवर
और एक फ़ाइल और बनाते हैं जिसका नाम है सेंडर। आप इसको समझ सकते हो कि रिसीवर हमारा सर्वर है, सेंडर हमारा क्लाइंट है, राइट। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप अगर समझना है तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, राइट। तो सबसे पहले तो हम रिक्वायर करते हैं डीग्राम मॉड्यूल को, और डीग्राम मॉड्यूल रिक्वायर करने के बाद हम सर्वर क्रिएट करते हैं, राइट। तो कॉन्स्ट डीग्राम इक्वल टू रिक्वायर डीग्राम, राइट। तो इस तरीके से मैंने रिक्वायर कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा सर्वर नाम का, डीग्राम डॉट क्रिएट सर्वर, आई थिंक है ना, क्रिएट सॉकेट, या क्रिएट सॉकेट के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे UDP4 UDP6। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि आप UDP4 का मतलब ये होता है यहाँ पे कि IPv4 के थ्रू आप इस सर्वर को क्रिएट करना चाहेंगे, IP6 के थ्रू। तो मैं यहाँ पे सिंपली अभी UDP4 यूज़ करने वाला हूँ, और ये UDP4 का मतलब होता है कि IPv4 के ऊपर आपका सर्वर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये जो सर्वर ऑब्जेक्ट है इसके पास बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ इवेंट लगा लेता हूँ ऑन, जैसा कि आप देख सकते हो, क्लोज, एरर, लिसनिंग और मैसेज। तो अगर ये कोई एरर आएगा तो यहाँ पे जो एरर जो यहाँ पे इवेंट है वो ट्रिगर होगा, और इसमें हमें एरर यहाँ पे जो भी एरर होगा वो इस वेरिएबल में हमें देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉक कर लेता हूँ एरर, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्वर डॉट ऑन, और मैं यहाँ पे एक मैसेज जो इवेंट है उसके ऊपर मैं यहाँ पे कॉल बैक लगाने वाला हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये मैसेज है, जो यहाँ पे मैसेज इवेंट है उसके ऊपर जो हम लिसनर यूज़ किया हुआ है जो हमने, उसके ऊपर हमें मैसेज मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो मैसेज मिलता है, और मैसेज हमेशा यहाँ पे बफर होता है, जो स्ट्रिंग आप कह सकते हो, एरे, बफर का एक एरे होता है। तो यहाँ पे हम सिंपली लॉक कर लेते हैं, के कारण जो बफर है वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके साथ बहुत सारे और भी इवेंट है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो लिसनिंग है, कनेक्ट है, तो इस इवेंट को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसा मैंने अगर यहाँ पे लगाया लिसनिंग, तो लिसनिंग लगाने से क्या होगा कि जब भी मतलब जो हमारा सर्वर लिसन होगा तो वहाँ पे ये इवेंट ट्रिगर होगा, और इस इवेंट के ऊपर मैं सिंपली अभी लिख देता हूँ एड्रेस डॉट एड्रेस और एड्रेस डॉट पोर्ट, राइट। और ये जो एड्रेस है वो मैं सर्वर से निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल अभी यही एग्जांपल को रखने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम अपना एक बेसिकली रिसीवर बनाते हैं, और ये रिसीवर है, और मैंने यहाँ पे सेंडर के फाइल में ही इस कोड को लिख दिया। तो इस कोड को मैं कट करता हूँ और रिसीवर के फाइल में लिख देता हूँ, क्योंकि ये रिसीवर का कोड है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सॉकेट क्रिएट किया हुआ है, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बहुत सारे इवेंट लगाए हुए हैं। तो जब भी डेटा हमारे पास आएगा, जब भी डेटा इस सॉकेट के पास आएगा, तो ये जो इवेंट हैं वो ट्रिगर होंगे बेस्ड अपॉन स्टेट क्या है उस सॉकेट का, राइट। तो अब हम इस सॉकेट को करना होता है बाइंड किसी न किसी पोर्ट से। तो जब हम TCP एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो हम वहाँ पे लिसन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लेकिन बाइंड करते हैं। तो बाइंड करने से क्या हुआ कि जो पोर्ट पे आप बाइंड करना चाहें, डायरेक्टली यहाँ पे आप पोर्ट नंबर भी पास कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन भी पास करते हैं जहाँ पे आप होस्ट और पोर्ट दोनों बता सकते हैं, राइट। तो सर्वर डॉट बाइंड, तो बाइंड यहाँ पे एक मेथड है जहाँ पे आप पोर्ट नंबर और आप यहाँ पे होस्ट नेम भी पास कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर पोर्ट नंबर पास करेंगे तो 0.0.0.0 IP के ऊपर इस पोर्ट को ओपन कर देगा, जिसके कारण बाहर से अगर कोई भी IP एड्रेसेस कम्युनिकेट करना चाहता है आपके सर्वर को, आपके मशीन को, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन आप उसके साथ साथ एड्रेस भी पास कर सकते हैं, और ये इस केस में मैं एड्रेस और पोर्ट दोनों पास करूँगा, राइट। तो यहाँ पे मैं पोर्ट पास करने वाला हूँ 4000, और एड्रेस में पास करने वाला हूँ लूप बैक एड्रेस, तो 127.0.0.1।
और ये कॉल बैक एग्जीक्यूट होगा जब आपका सर्वर रनिंग होगा। तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और इसमें मैं एक बेसिकली मैसेज देने वाला हूँ सिंपली। तो सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट, अभी मैं हार्ड कोड कर देता हूँ 4000, राइट। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस रिसीवर को, उसके बाद मैं क्रिएट करूँगा सेंडर और देन मैं कम्युनिकेशंस करके देखूँगा, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं dgram फोल्डर के अंदर और नोड receiver.js। जैसे ही मैंने यहाँ पे receiver.js किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिसनिंग इवेंट भी हमारा ट्रिगर हो चुका है, जहाँ पे सर्वर जो हमारा लिसन कर रहा है वो हमें बता रहा है कि कौन से होस्ट और कौन सा पोर्ट के ऊपर हमारा जो सर्वर है वो लिसन कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा ये कॉल बैक भी है वो भी ट्रिगर हो चुका है, जिसके कारण ये कंसोल लॉग हमें प्रिंट होके दिख रहा है, राइट। अभी के लिए मैं क्लोज़ करता हूँ और सबसे पहले हम सेंडर को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कम्युनिकेशन करा के देखेंगे, राइट। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सॉकेट डॉट सेंड एक मेथड है, राइट, जिसके थ्रू आप क्लाइंट से सर्वर के बीच में कोई भी मैसेज को सेंड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे कोड भी दिया हुआ है हमारा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैसेज का एक बफर ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसके साथ साथ क्लाइंट का भी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो क्लाइंट का एक सॉकेट ऑब्जेक्ट है और उसके साथ साथ हम जो सॉकेट है और सेंड मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि उस मैसेज को सेंड कर रहे हैं इस लोकल होस्ट और यह पोर्ट नंबर पे। तो इस तरीके का भी हम अपना मैसेज बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सेंडर पे, और सेंडर पे चल के हम करते क्या है कि सबसे पहले हम रिक्वायर करते हैं dgram को, राइट। तो dgram रिक्वायर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dgram, राइट। अब हम क्या करेंगे कि क्लाइंट बनाएंगे dgram डॉट क्रिएट सॉकेट। इसके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया क्लाइंट का सॉकेट, ठीक है। अब क्लाइंट के सॉकेट से हम क्या करेंगे, हम सेंड मेथड को कॉल करेंगे और सेंड मेथड में हम पैरामीटर्स देंगे जैसे कि होस्ट नेम, पोर्ट, राइट। और इन पैरामीटर के थ्रू हम सीधा का सीधा रिसीवर के ऊपर डेटा को भेज पाएंगे, राइट। तो क्लाइंट डॉट सेंड यहाँ पे एक मेथड है जिसमें 4 आर्ग्यूमेंट लेते हैं। पहला है मैसेज, मैसेज हो सकता है स्ट्रिंग हो या फिर बफर हो, राइट। उसके साथ होता है पोर्ट, उसके बाद होता है एड्रेस। तो एड्रेस हमारा जो है वो लूप बैक एड्रेस होगा और पोर्ट जो हमने 4000 यूज़ किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो वो पोर्ट होगा। और एक कॉल बैक भी लेता है। तो सबसे पहले तो मैं मैसेज लिख देता हूँ, हेलो फ्रॉम सेंडर, राइट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोर्ट, तो पोर्ट हमारा है 4000। उसके बाद मैं लिख देता हूँ एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस है 127.0.0.1 और मैं यहाँ पे एक कॉल बैक भी असाइन कर देता हूँ। तो जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा तो ये कॉल बैक कॉल होगा और ये जो कॉल बैक है वो यहाँ पे एरर रिसीव करता है या फिर बाइट रिसीव करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एरर या फिर बाइट्स। तो बाइट्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं और एरर तो हमारा एरर होगा ही, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ एक बेसिकली, और कंसोल में यहाँ पर अगर एरर है तो एरर अगर है तो यहाँ पे कंसोल यूज़ होगा और हम एरर को सिंपली लॉक कर देंगे, राइट। अगर एरर नहीं है तो कंसोल डॉट लॉग बाइट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो बाइट्स जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को लॉक करा दें। दरअसल ये नंबर है जो बाइट्स हम भेजेंगे यहाँ पे, राइट, वही आई थिंक ये प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पे मैंने 17 कैरेक्टर यूज़ किया हुआ है, तो आई थिंक 17 बाइट्स होगा ये। तो रन करते हैं अपने क्लाइंट और सर्वर को और देखते हैं कि क्या जो रिसीवर है उसके पास ये डेटा आता है या नहीं, राइट। तो पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिसीवर को स्टार्ट, तो नोड receiver.js। तो यहाँ पर रिसीवर हमारा रनिंग हो चुका है और एक मैं नया टर्मिनल स्प्लिट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेंडर को रन करता हूँ, राइट।
जैसे ही मैंने यहाँ पे रन किया तो हमारे पास आ चुका है एक एरर, और एरर क्या है, एरर है बैड सॉकेट टाइप स्पेसिफाइड, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंडर को क्रिएट सॉकेट में हमने बताया नहीं कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ UDP4, राइट, यही एरर दे रहा है हमारा कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ करना चाहते हो, वो हमें स्पेसिफाई करना होता है जब हम क्लाइंट सॉकेट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे node sender.js, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 17 बाइट, क्योंकि 17 कैरेक्टर था कि मैं यहाँ पे आपको दिखाया है ऑलरेडी, ये देखो आप 17 कैरेक्टर हमारा डेटा जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा रिसीवर है उसमें भी हमें हेलो फ्रॉम सेंडर आ चुका है, राइट। इसमें हम और भी डेटा भेज सकते हैं, हाय हाउ आर यू, और आप सिंपली चाहो तो एक नया क्लाइंट डॉट सेंड भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो, राइट, जहाँ पे केवल हाय हाउ आर यू होगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँ सर्वर को और अगर मैं सिंपली यहाँ पे सेंडर को कॉल करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी तरीके के एरर देखने को हमें नहीं मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक अनरिलायबल कम्युनिकेशंस होता है यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच। तो क्लाइंट अपने जो डेटा है वो इस IP एड्रेस और पोर्ट नंबर को भेज देता है। सर्वर रनिंग है नहीं है, डेटा लॉस हो चुका है पूरी तरीके से, उससे इस क्लाइंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये क्लाइंट बस ब्लाइंडली अपने डेटा को भेजता रहता है, राइट। तो इस तरीके का कम्युनिकेशंस होता है जो कि अनरिलायबल है। वहीं पे अगर मैं TCP एप्लीकेशन की बात करूँ, मैंने पहले दिखाया भी है चैट रूम एप्लीकेशंस में या फिर आप फाइल अपलोडर एप्लीकेशंस में, अगर सर्वर हमारा रनिंग नहीं होता था और हम क्लाइंट को रन करते थे, यानी क्लाइंट से हम डेटा सेंड करने की कोशिश करते थे, तो हमारे पास एरर देखने को मिलता था। लेकिन यहाँ पे हमें किसी भी तरीके के कोई भी एरर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये सिंगल वे कम्युनिकेशंस होता है, यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं होते हैं, राइट। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने सर्वर को और हम मल्टीपल जो मैसेज है अभी वो रिसीव करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, राइट, सॉरी सेंडर स्टार्ट हो चुका है हमारा, नोड रिसीवर, तो रिसीवर को मैंने स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं सेंडर को स्टार्ट करके भेजने वाला हूँ अपने डेटा को। जैसे मैंने यहाँ पे सेंडर से भेजा तो आप देख सकते हो, ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हेलो फ्रॉम सेंडर हाय हाउ आर यू, जो कि मैंने पहले क्लाइंट से भेजा था, और उसके बाद मैंने दोबारा हाय हाउ आर यू भी भेज दिया, जो कि हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से अनरिलायबल कम्युनिकेशंस हम करा सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, वैसे हम कोई भी डेटा, बफर, इमेजेस, कुछ भी भेज सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे UDP के थ्रू सेंडर रिसीवर बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो सर्वर क्लाइंट बनाते हैं, और आपस में यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कराते हैं, राइट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।